फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आपका हमारे उत्कर्ष नर्सिंग के लाइव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता हमारी लास्ट क्लास एनाटॉमी पे थी एंड अब आप ये देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे कि हम आज के क्लास पे लेने वाले हैं। बट मैं बताना चाहता हूं कि आपको हमारे को अगर आपके लास्ट क्लासेस से कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। एंड आज का हमारा टॉपिक है सेल्स से, ठीक है ना। तो हम सेल्स से शुरू करते हैं। तो सेल्स क्या होती है कि हमारे बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। तो सेल्स को सबसे पहले जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है। उन्होंने इसको 1665 के अंदर 1665 के अंदर सबसे पहले डिस्कवर किया था। और जो सेल को डिस्कवर किया था वो डेड सेल थी, ठीक है ना। तो डेड सेल थी, नॉट लिविंग सेल्स। तो डेड सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। कब की थी? 1665 के अंदर। अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर किसने किया था। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने किया था। और जो सेल थी वो थी डेड सेल्स, ठीक है ना। यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था। ऑप्शन में ये भी होगा कि मैं अब नेक्स्ट कहीं, जैसे कि लिविंग सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले थे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। इन्होंने 1674 के अंदर लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। और डेड सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, जो कि कॉर्क एक पेड़ की छाल के अंदर इन्होंने सबसे पहले देखा था। फिर न्यू साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एवी लीeuwenhoek। उन्होंने 1674 के अंदर लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। उन्होंने एक माइक्रोस्कोपी की सहायता से इस सेल्स को बैक्टीरिया के अंदर देखा गया था। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है। हमारा राइट आंसर होगा एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने, ठीक है। ईयर भी पूछ सकता है और साइंटिस्ट का नाम भी पूछ सकता है। ओके गाइस, फिर अब कहते हैं कि सबसे हमारी बॉडी के अंदर, अब मैं कहूँ कि जैसे सेल मिलकर के बनाती है टिश्यू, ठीक है। टिश्यू मिलकर के बनाते हैं हमारा ऑर्गन्स, देन ऑर्गन से मिलके बनता है सिस्टम, और सिस्टम से मिलके बनती है बॉडी। ओके गाइस, तो सेल्स मिलके बनाती है टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम पूरा सिस्टम्स मिलके हमारी बॉडी बनाते हैं। तो हम सबसे पहले सेल के बारे में डिस्कवर करेंगे, फिर टिश्यू के बारे में जाएंगे, फिर ऑर्गन, सिस्टम के अंदर ही ऑर्गन्स पढ़ लेंगे। तो सेल हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज सेल्स। Structure and functional unit of human body is known as cells, and fundamental basic unit of human body is known as cell. क्लियर यहाँ तक? सिंपल है बिल्कुल। फिर देन आता है कि जो सेल्स होती है वो भी किससे मिलके बनी होती है। क्वेश्चन ये आता है कि जो सेल होती है वो किससे मिलके बनी होती है ना। क्योंकि जैसे सेल से मिलके टिश्यू बनी, लेकिन सेल भी तो किससे मिलके बनी होगी ना। तो सेल मिलके बनी होती है, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। सेल मिलकर के बनती है ऑर्गन, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिलके सेल बनाते हैं। अब ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, तो मैं कहूँ कि जो ऑर्गेनल्स, फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे होगे, ठीक है। ये एक सेल का डायग्राम है, ठीक है। एक सेल का डायग्राम है जिसके अंदर ये जो आपको ये डायग्राम दिख रहे हैं इनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसको हम सेल बॉडी कहते हैं। एंड सेल बॉडी के अंदर दो टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। सेल, ठीक है, सेल्स को पढ़ने के लिए हम सेल मेम्ब्रेन, तो मैं कहूँ कि सेल किससे बनी होती है। एक तो सेल मेम्ब्रेन से, दूसरी बनी होती है सेल बॉडी से। क्लियर यहाँ तक? सेल किससे मिलके बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन से एंड सेल बॉडी से। एंड सेल बॉडी भी दो सब्सटेंस का बनाती है। जैसे कि पहला आता है अपना साइटोप्लाज्म, फिर सेकंड आता है ऑर्गेनल्स, ठीक है गाइस। दो ऑर्गेनल्स किसको कहेंगे, ये जो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम,
गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ये सब क्या है, ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ सेल किससे मिलके बनी होती है, सेल मिलके बनी होती है ऑर्गेनल से। सेल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनल्स। ठीक है गाइस, सेल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनल्स। क्लियर यहाँ तक। एंड नाउ अब बात आती है ऑर्गेनल्स किससे मिलके बने होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनल्स किससे मिलके बने होते हैं। अब ऑर्गेनल्स कंपाउंड से मिलके बने होते हैं। जैसे अब एक छोटा सा देखो, एक ओवरव्यू देखते हैं। सेल मिलके, जैसे कंपाउंड मिलके क्या बनाते हैं, सेल। तो सेल किससे मिलके बनी होगी, सॉरी, सेल से मिल ऑर्गेनल से मिलके बनती है सेल, ऐसे समझो, ऑर्गेनल्स। ठीक है, ऑर्गेनल से मिलके बनती है सेल। ऑर्गेनल्स किससे बनते हैं, ये बात आती है, वो बनाते हैं कंपाउंड। ठीक है, देन नेक्स्ट, फिर कंपाउंड किससे मिलके बने होते हैं, वो होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। ठीक है गाइस, एंड मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बने होते हैं, वो होता है एटम। एटम से छोटा कोई नहीं होता है, और एटम सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, हम एटम के अंदर क्या क्या आता है, जैसे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, उसी को हम कहते हैं एटम्स। तो मैंने क्या बोला, एटम मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं कंपाउंड, कंपाउंड मिलके बनाते हैं ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स मिलके बनाते हैं सेल्स, सेल से मिलके बना होता है हमारा टिश्यू, टिश्यू से मिलके बना होता है ऑर्गन्स, ऑर्गन से मिलके बनता है सिस्टम, सिस्टम से मिलके बनी होती है बॉडी। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो अब सेल्स के बारे में डिस्कस करें। हमने सेल्स देख ली कि सेल किससे मिलके बनी होती है, तो अब सेल के बारे में पढ़ने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने पढ़ लिया है सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है, फंक्शनल यूनिट होती है एंड स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल किससे मिलके बनी होती है, सेल ऑर्गेनल से मिलके बनी होती है। अब पढ़ते हैं सेल। तो मैंने क्या बोला, सेल इज कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल बॉडी, जिसके अंदर दो होते हैं साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स। ठीक है ना, तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है गाइस, तो अच्छा एक चीज़ और है, अब जो सेल होती है, जैसे मैं पूछूं हमारे बॉडी की, जैसे सबसे सिंगल सेल किसको बोलेंगे, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर सिंगल सेल क्या होती है, तो हम आपने पढ़ा होगा जब ओव्यूम प्लस स्पर्म का फ्यूजन होता है, उससे मिलकर के एक सेल का फॉर्मेशन होता है, उसको हम कहते हैं जाइगोट। तो सिंगल सेल, जाइगोट एक सिंगल सेल है। ठीक है, जाइगोट एक सिंगल सेल है जो कि मिलके बना होता है ओव्यूम प्लस स्पर्म से। ठीक है, तो जाइगोट एक सिंगल सेल है जिसका फॉर्मेशन 0 आवर्स पे होता है। ठीक है ना, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, वहाँ जैसे ही ओवुलेशन हुआ, स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन होगा वो होगा जाइगोट का। जाइगोट एक सिंगल सेल है। ठीक है गाइस, तो एग्जाम्पल के लिए हम जाइगोट एक सिंगल सेल है। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है गाइस, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या फंक्शन करती है, ये सेल मेम्ब्रेन हमारे सेल बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दूसरा, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे एक्ट करती है। ठीक है, फंक्शन बता रहा हूँ। एंड तीसरा, ये इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे एंजाइम, जैसे हार्मोन्स आते हैं वो किस पे आके चिपकते हैं, रिसेप्टर पे। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे। तो आइए देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज consist of protein, lipid and third is
कार्बोहाइड्रेट। क्लियर यहाँ तक? सेल मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। अब प्रोटीन का जो कितना परसेंटेज इसमें प्रेजेंट होता है, 55% प्रोटीन से मिलके बनी होती है, 40% लिपिड की बनी होती है एंड 5% होती है कार्बोहाइड्रेट की। क्लियर? तो 55 एंड 40 मिलके बनाते हैं आपके 95% पोर्शन। ठीक है, अब तो प्रोटीन प्लस लिपिड मिलके एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। ठीक है गाइस, नाम सुना होगा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड एक बाइलेयर होती है। बाइलेयर कैसे होती है अभी देखेंगे। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है आपसे एग्जाम में कि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है। एक्सेप्ट में क्वेश्चन दे देगा, प्रोटीन भी दे के रखेगा, लिपिड भी देगा, कार्बोहाइड्रेट भी देगा, साथ में अदर फोर्थ ऑप्शन दे देगा, एंजाइम हो सकता है, विटामिन्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस किस से मिलके बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? और प्रोटीन प्लस लिपिड मिलके एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड लेयर ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसे ही एक्ट करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, फिर अब बात आती है कि सर फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि फॉस्फोलिपिड लेयर के दो पार्ट होते हैं। मैंने बोला कि बाई लेयर होती है। बाई लेयर होती कैसे हैं देखते हैं। जैसे कि मैंने एक डायग्राम बनाया यहाँ पे, ठीक है, ये इसका दो पार्ट होते हैं। इसके दो लेयर के अंदर दो पोर्शन होते हैं। फर्स्ट इसका ये वाला पार्ट कहलाता है हेड पार्ट एंड ये वाला पार्ट कहलाता है टेल पार्ट। सेम थिंग, एंड ये वाला पार्ट कहलाता है हेड पार्ट। इसीलिए इसको हम बाई लेयर कहते हैं। और इनके बीच के अंदर कुछ कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच में कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। वो क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्या फंक्शन है उनका, देखते हैं। तो मैंने कहा हेड पार्ट एंड टेल पार्ट। ठीक है, हेड पार्ट ये हाइड्रोफिलिक होता है। हेड पार्ट इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, जो कि वाटर को अलाउ करते हो। ठीक है, वाटर लिविंग पार्ट इज नोन एज हाइड्रोफिलिक एंड वाटर हेटिंग पार्ट इज नोन एज हाइड्रोफोबिक। वर्ड सुना होगा हाइड्रोफोबिया, जो कि रेबीज की कंडीशन में देखने को मिलता है। तो फोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ से डर लगना, फियर लगना। तो जो वाटर से हेट करता हो उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो कुछ सब्सटेंस को अलाउ करती है। जो सब्सटेंस स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं उनको तो वो अलाउ कर लेती है, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं अगर वो लिपिड सोल्यूबल होंगे एंड सेल को उनकी नीड होगी तो उनको सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेल के अंदर अलाउ कर लिया जाता है, अदरवाइज उनको अलाउ नहीं किया जाता है। इसलिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे एक्ट करती है। ठीक है, अब आपने नाम सुना होगा इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, जैसे कि ये सेल है, ठीक है गाइस। इस सेल के अपर पार्ट को मैं कह दूं, मैंने बाई लेयर बोला तो एक लेयर तो इसके ऊपर वाली, एक लेयर नीचे वाली। ठीक है, इसके इनर पार्ट के अंदर होता है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड एंड एक्सटर्नल पार्ट में होता है एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड। जो सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, एंड जो बाहर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम पढ़ेंगे ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स के अंदर अच्छे से डिटेल के अंदर। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है।
अब ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ये इसका ही डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है, ये वाला डायग्राम, ठीक है, इसका ही डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है। तो ये मेम्ब्रेन क्या करती है, जैसे बाहर का फ्लूइड है उसको अंदर नहीं आने देती है, अंदर का फ्लूइड बाहर नहीं जाने देती है। अगर मान लो कोई कंडीशन हो गई, जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, वहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बढ़ गया, तो यहाँ का फ्लूइड उधर शिफ्ट हो जाता है। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे बाद में, अभी कंफ्यूज मत हो, अभी के लिए इतना समझ लो कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, फॉस्फोलिपिड्स के लेयर का बाहर का फ्लूइड, एक्स्ट्रासेल्युलर अंदर का इंट्रासेल्युलर, तो एक्ट एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फार्मा के अंदर इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कि फार्मा के अंदर ड्रग्स होते हैं, लिपिड सोलबल ड्रग्स, वाटर सोलबल ड्रग्स, तो वो इसी तरीके से उनको अलाउ किया जाता है। अगर ड्रग्स लिपिड सोलबल होगी तो ये मेम्ब्रेन उनको अलाउ करेगी, अदरवाइज ये कैरियर प्रोटीन होते हैं, वो वाटर सोलबल ड्रग्स को अलाउ करने का काम करते हैं। अगर ये प्रेजेंट होंगे तो वाटर सोलबल ड्रग्स क्रॉस कर जाएगी मेम्ब्रेन को, अदरवाइज क्रॉस नहीं करेगी। इसीलिए मोस्ट ऑफ वाटर सोलबल ड्रग्स आईवी ही दिए जाते हैं, जबकि फैट सोलबल ड्रग्स हमारे स्टोमक के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम फॉस्फोलिपिड का हमारे को फंक्शन समझ में आता है। इसका नाम बाइलेयर भी होता है, बाइलेयर फॉस्फोलिपिड लेयर इज ए बाइलेयर। नाउ नेक्स्ट फिर आता है सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। इसका फंक्शन देख लिया, प्रोटेक्शन का काम करती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसे एक्ट करती है, इसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हार्मोन आते हैं। अब हार्मोन एक्ट कैसे करेंगे, उनके लिए कोई रिसेप्टर होगा तभी तो काम करेंगे ना, ठीक है ना। जैसे फिर आता है सेल बॉडी। अब सेल बॉडी के अंदर हम, सेल बॉडी क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल और या न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच का अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, सॉरी उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, सॉरी मैं सेल बॉडी की बात कर रहा हूँ। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो मटेरियल होगा वो पूरा वो क्या कहलाएगा, हमारा सेल बॉडी। अब सेल बॉडी भी दो में डिवाइड होती है, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म किसको बोलेंगे हम, जो ये फ्लूइड प्रेजेंट है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, तीन टर्मिनोलॉजी है। जैसे कि हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, अब सेल बॉडी की बात करें जिसमें साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म मैंने क्या बोला, ये जो सब्सटेंस है जेली सब्सटेंस। अब मैंने जैसे कि मैं कहूँ ये सेल बॉडी का 100% पार्ट है, जिसके अंदर से साइटोप्लाज्म 80% प्रेजेंट होता है एंड 20% ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। 80% प्रेजेंट होता है उसके अंदर एंड ऑर्गेनेल्स का जो रोल होता है वो 20% ही होता है। अब साइटोप्लाज्म बोलेंगे किसको, वे सब्सटेंस जो ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म कहलाता है। फ्लूइड विद ऑर्गेनल्स, ठीक है, उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। एंड फ्लूइड विदाउट ऑर्गेनल्स इसको कहेंगे साइटोसोल। अब क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर कि फ्लूइड विदाउट ऑर्गेनल्स, ओनली फ्लूइड ही फ्लूइड प्रेजेंट हो, ये सब हटा दे इसके अंदर से, तो क्या हो गया वो साइटोसोल। तो फ्लूइड विदाउट ऑर्गेनल्स, ठीक है गाइस, उसको हम कहेंगे साइटोसोल। एक और टर्मिनोलॉजी होती है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का नाम आ गया तो हम इसलिए पढ़ लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे मैंने ये न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस का डायग्राम ड्रॉ किया, ओके। तो इसको तो हम कहेंगे न्यूक्लियस एंड इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस, ठीक है। इन दोनों के बीच के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके गाइस, तीनों टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है
कि साइटोसोल क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। इसके बाद के अंदर साइटोप्लाज्म के इतना कम फंक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद के अंदर हम ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनल्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इतना सफिशिएंट अपने पास, अपने कंपटीशन एग्जाम के अंदर के लिए इतना सफिशिएंट, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ऑर्गेनल्स जो मैंने बताई ये सब चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है। अगर तो और नेक्स्ट क्लास जो अपनी लास्ट क्लास थी उसके व्यूज़ मैंने देखे, अच्छे लगे मुझे। आप सभी का ऐसे सपोर्ट बनाए रखें, और अगर आपकी कोई और क्वेरीज हो तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और ये वीडियो है वो सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल हैं। जैसे कि मान लो कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज में अंदर हैं तो उनके लिए भी ये सब चीज़ें चलती हैं, कंपटीशन के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम सेल से फिर टिश्यू वगैरह से सिस्टम पे जाएंगे। तो गाइस सपोर्ट बनाए रखें आपका अच्छे से, एंड अच्छे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें, ठीक है। आपका सपोर्ट चाहिए हमें, क्योंकि हमारी जो टीम है अभी आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, सारे यहाँ पे क्लासेज होने लग जाएंगी। सो अभी के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच।